गाइस अब जो है हम हाइड्रोसील की बात करते हैं। हाइड्रोसील एक्चुअल में होता क्या है? इट इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। ट्यूनिका वेजिनालिस मैंने आपको बताया था, पैराइटल लेयर होती है और विसरल लेयर होती है। विसरल लेयर टेस्टिस की साइड में होगी, पैराइटल लेयर स्क्रोटम की साइड में होगी। इन दोनों के बीच में, इन ट्यूनिका वेजिनालिस की दोनों लेयर्स के बीच में अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसील। अब पहला जो इसका कॉज होता है वो होता है पेटेंट प्रोसेसस वेजिनालिस। पेटेंट प्रोसेसस वेजिनालिस अगर होगा तो ये दोनों चीजें कॉज कर सकता है। कंजेनाइटल हर्निया भी कॉज कर सकता है, कंजेनाइटल हाइड्रोसील भी कॉज कर सकता है। क्या होता है प्रोसेसस वेजिनालिस? जब आपका टेस्टिस डिसेंड कर रहा होता है ना, तो टेस्टिस जब स्क्रोटम में डिसेंड कर रहा होता है तो एक फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को भी वो साथ में लेकर जाता है। नॉर्मली ये फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम ऑब्लिटरेट हो जाता है। अगर वो ऑब्लिटरेट नहीं रहता, अगर वो ऑब्लिटरेट नहीं होता और वो पेटेंट ही रह जाता, तो ये पेटेंट प्रोसेसस वेजिनालिस जो है कंजेनेटल हर्निया भी कॉज कर सकता है, कंजेनेटल हाइड्रोसिल भी कॉज कर सकता है। ठीक है। दूसरा जो आपका कॉज होता है हाइड्रोसिल का, वो होता है प्राइमरी कॉज ऑफ हाइड्रोसिल, जिसका कॉज एक्चुअल में इडियोपैथिक होता है। इसमें जो दोनों लेयर्स होती है ट्यूनिका वेजिनालिस के बीच में, उसके बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसका डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। नॉर्मली थोड़ा सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ट्यूनिका वेजिनालिस। अगर उसका डिफेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा तो इट वुड बी प्राइमरी कॉज, इडियोपैथिक कॉज फॉर द हाइड्रोसिल। फिर दूसरा सेकेंडरी कॉज होता है ऑफ द हाइड्रोसिल, जिसमें जो प्रोडक्शन होता है बिटवीन द टू लेयर्स, आपकी जो ट्यूनिका वेजिनालिस की दो लेयर्स है उसके बीच में जो प्रोडक्शन होता है फ्लूइड का, वो बढ़ जाता है। इसके कई सारे कॉजेस हो सकते हैं, जैसे कि ट्यूमर, इन्फेक्शन, इंजुरी या फिर रेडियोथेरेपी। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोसील के बारे में। सबसे पहला जो आपका हाइड्रोसील का टाइप होता है वो कंजेनाइटल हाइड्रोसील होता है। कंजेनाइटल हाइड्रोसील में आपको पता था कि जो प्रोसेसस वेजिनालिस है यही पेटेंट रहता था, इसीलिए जो आपकी सैक होती है हाइड्रोसिल की, ये डायरेक्टली पेरिटोनियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करेगी। डायरेक्टली किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? पेरिटोनियल कैविटी के साथ कम्युनिकेट करेगी। आप इसको जो है ना इंग्वानल कनाल पकड़ के चलिए, यहां पर ये पेरिटोनियल कैविटी है, ये इंग्वानल कनाल है और ये टेस्टिकुलर रीजन है। ठीक है। जो दूसरा टाइप होता है आपका वजाइनल टाइप ऑफ हाइड्रोसिल, जिसको हम मोस्ट कॉमन टाइप भी कहते हैं। इसमें जो सैक होती है इट इज लिमिटेड टू द स्क्रोटम ओनली, ये इंग्वानल कनाल के रीजन में नहीं जाती। ये वजाइनल टाइप ऑफ हाइड्रोसिल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हाइड्रोसिल। फिर आता है आपके पास इन्फेंटाइल टाइप ऑफ हाइड्रोसिल। इन्फेंटाइल टाइप ऑफ हाइड्रोसिल के अंदर जो आपकी सैक होती है हाइड्रोसिल की, वो इंग्वानल कनाल के अंदर एंटर करती है पर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर एंटर नहीं कर रही। इसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल टाइप ऑफ हाइड्रोसिल। फिर जो आपका लास्ट होता है दैट इज एंसेस्टेड टाइप ऑफ हाइड्रोसिल। एंसेस्टेड टाइप ऑफ हाइड्रोसिल में क्या है ना कि जो आपका बेसिकली इंग्वानल कनाल के अंदर जो रीजन है आपके पेट प्रोसेसस वेजिनलिस का पूरा प्रोसेसस वेजिनलिस ऑब्लिटरेट तो हो चुका है, लेकिन जो पार्ट सिर्फ और सिर्फ इंग्वानल कनाल के अंदर था ना, उसने हाइड्रोसिल बना लिया है, वहां पर आपका पेटेंट रह गया है। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोसिल ऑफ कॉर्ड, और अगर ये फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट रहा तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोसिल ऑफ कैनल ऑफ नक। हाइड्रोसिल ऑफ कैनल ऑफ नक। अगर मान लीजिए कि आपका ये जो सेकेंड टाइप था, ओके, टाइप 2 वजाइनल टाइप और एंसिस्टेड टाइप, ये एक ही में प्रेजेंट हो, मतलब आपको कॉर्ड भी दिख रहा है और स्क्रोटम में भी आपको सैक दिखाई दे रही है, तो इसको हम कहते हैं फिफ्थ टाइप दैट इज हाइड्रोसिल इन बाइसेक, जिसको हम बेसिकली बायोलोक्युलर हाइड्रोसिल के नाम से भी जानते हैं। फिर आपको कुछ डिफरेंसेस पता होने चाहिए हाइड्रोसिल और हर्निया के बीच में। हाइड्रोसिल पहली बात तो रिड्यूसिबल नहीं होता, जैसे हर्निया रिड्यूसिबल होता है। हर्निया के अंदर कफ इंपल्स प्रेजेंट होती है, यही कफ इंपल्स इसमें आपको हाइड्रोसिल के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। हाइड्रोसिल के अंदर क्या होता है ना, एक बड़ी सैक बन जाती है टेस्टिस के आजू बाजू में, जिसके कारण टेस्टिस को हम पाल्पेट कर सकते हैं क्या? नहीं पाल्पेट कर सकते, लेकिन इस टेस्टिस को हम पाल्पेट कर सकते हैं हर्निया के अंदर। फिर हम बात करते हैं कि गेटिंग अबव द स्वेलिंग इज पॉसिबल इन हाइड्रोसिल, क्योंकि हाइड्रोसिल के अंदर जो स्वेलिंग है ना वो सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस के रीजन में प्रेजेंट है, अराउंड द स्क्रोटम, तो गेटिंग अबव द स्वेलिंग इज पॉसिबल। लेकिन यहां पर जो स्वेलिंग होती है हर्निया के अंदर वो पूरे रीजन में प्रेजेंट होती है, तो गेटिंग अबव द स्वेलिंग इज नॉट पॉसिबल इन हर्निया। अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस इल्यूमिनेशन आपका प्रेजेंट होता है हाइड्रोसिल के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा फ्लूइड है, क्लियर फ्लूइड है प्रेजेंट बिटवीन बोथ द लेयर्स, तो ट्रांस इल्यूमिनेशन प्रेजेंट रहेगा। हर्निया के अंदर ट्रांस इल्यूमिनेशन एब्सेंट होता है, क्योंकि कोई फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होता हर्निया के अंदर। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में, तो आप यूएसजी की इन्वेस्टिगेशन करोगे, सारे सारे के सारे हाइड्रोसिल्स को डिटेक्ट करने के लिए आप यूएसजी करोगे इन ऑल केसेस टू रूल आउट मैलिग्नेंसी, क्योंकि ये ग्रोथ की तरह ही दिखता है ना हाइड्रोसिल, तो टू रूल आउट मैलिग्नेंसी आपको यूएसजी करना ही पड़ेगा। जब आप श्योर हो जाओगे कि ये हाइड्रोसील है तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ोगे। अगर कंजेनाइटल हाइड्रोसील है तो फिर आपको 18 महीने तक रुकना है। 18 महीने तक ये क्लोज कर जाता है स्पॉन्टेनियसली मेजॉरिटी केसेस के अंदर, लेकिन अगर 18 महीने तक आप रुके, क्लोज नहीं हुआ आपका हाइड्रोसिल स्पॉन्टेनियसली, तो फिर आप 2 साल के बाद सर्जरी प्लान करोगे, और जो सर्जरी आप करोगे वो रहेगा हर्नियोटोमी।
हर्नियोटोमी के अंदर हम क्या करते हैं, जो प्रोसेसस वेजिनलिस पेटेंट रह गया था उसको हम लाइगेट कर देते हैं ताकि कंजेनिटल हाइड्रोसिल ना हो। जो दूसरे टाइप्स ऑफ हाइड्रोसिल थे, इन्फेंटाइल टाइप, वेजिनल टाइप और बाकी के टाइप आपके जो भी हाइड्रोसिल के, उनके अंदर हम दो ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन कर सकते हैं या फिर जेबुलस इवर्जन ऑफ सैक कर सकते हैं। जो लॉर्ड्स प्लाइकेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, जो हाइड्रोसिल की सैक होती है उसको ओपन करते हैं, फ्लूइड को ड्रेन करते हैं और उसके बाद जो वॉल्स होती है आपके टेस्टिस की उसको प्लाइकेट कर देंगे, लाइगेट कर देंगे टेस्टिस के बाहर ही। ओके, हाँ जी, स्क्रोटम के ऊपर। तो वही जो आपका ये लॉर्ड्स प्लाइकेशन होता है ना, ये आप स्मॉल सैक के लिए करते हो जिसमें थिन वॉल हो। स्मॉल सैक थिन वॉल अगर हुई तो लॉर्ड्स प्लाइकेशन करोगे। मेजोरिटी केसेस में आप जो है जैबोलीज इवर्जन ऑफ सैक करते हो, जिसमें आप सैक को पूरा का पूरा इवर्ट कर दोगे। पूरा का पूरा जो स्क्रोटल सैक है इसको पूरा का पूरा इवर्ट कर दोगे, पूरा का पूरा टेस्टिस जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। ये आपका जैबोलीज इवर्जन सैक है और ये आपका लॉर्ड्स प्लाइकेशन है, जो कि करते किसमें आप स्मॉल सैक विथ थिन वॉल के अंदर करते हो। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। तो इस तरीके से हाइड्रोसिल कंप्लीट किया। अब हम बात करते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के बारे में। तो टेस्टिकुलर कैंसर के आपको 5 रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होने पता होने चाहिए। पहला, अनडिसेंडेड टेस्टिस, एक्टोपिक टेस्टिस, दोनों रिस्क ऑफ कैंसर को इंक्रीज करते हैं। फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, टेस्टिकुलर कैंसर हो सकता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम एंड कॉन्ट्रालैटरल साइड पे अगर ट्यूमर प्रेजेंट है, ये दोनों भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं टेस्टिकुलर कैंसर के लिए। जेनेटिक मार्कर्स की अगर हम बात करते हैं तो जो आइसोक्रोमोसोम होता है ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 12, जिसको हम I12p भी कह सकते हैं, आइसोक्रोमोसोम ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ 12 क्रोमोसोम, ये बेसिकली इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ जर्म सेल ट्यूमर्स एंड जर्म सेल न्यूप्लेजिया इन सिटू इन अडल्ट्स। ये किसके रिस्क इंक्रीज करता है, जर्म सेल ट्यूमर्स के रिस्क को इंक्रीज करता है एंड जर्म सेल न्यूप्लेजिया के रिस्क इंक्रीज करता है इन केस ऑफ अडल्ट्स। ये वाला आपका क्रोमोसोम। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सारे टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को आप 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो। 90 to 95% केसेस में जर्म सेल ट्यूमर्स आते हैं, 1 to 2% केसेस में सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स आता है एंड 3 to 7% केसेस में लिम्फोमास आता है। जो लिम्फोमास होता है ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर होता है एल्डरली के अंदर इन मोर देन 50 इयर्स पॉपुलेशन। मोर देन 50 इयर्स पॉपुलेशन में मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर कौन सा है, लिम्फोमा। फिर हम अगर बात करें जर्म सेल ट्यूमर्स के बारे में, जर्म सेल ट्यूमर्स को हम फिर से 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं, सेमिनोमेटस सेमिनोमा एंड नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर। अब जो सेमिनोमा होता है इसको आपको पता होना चाहिए कि ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर होता है ओवरऑल एंड ये मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर होता है अडल्ट्स के अंदर। एल्डरली के अंदर लिम्फोमा था, अडल्ट्स के अंदर सेमिनोमा है, ओवरऑल भी आपका सेमिनोमा ही है। नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर के अंदर क्या क्या आता है, पहला तो आता है टेरेटोमा, फिर आता है मिक्स्ड जिसमें सेमिनोमा का भी कंटेंट रहेगा, टेरेटोमा भी का भी कंटेंट रहेगा, फिर आता है योक सैक ट्यूमर, फिर आता है एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा और फिर आता है कोरियो कार्सिनोमा। इसमें से अगर आपको बताऊं तो जो टेराटोमा होता है ये मोस्ट कॉमन कैंसर होता है, मोस्ट कॉमन टेस्टिकुलर कैंसर होता है प्री प्यूबर्टल एज के अंदर, 3 से 13 साल की उम्र के अंदर। योक सैक ट्यूमर जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है इन लेस देन 3 इयर्स ओल्ड। ठीक है, और लास्ट में आपके ये बच गए जो कि होते हैं सबसे लीस्ट कॉमन, दैट इज सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स। इसमें आपके लेडिक सेल ट्यूमर्स आएंगे और सर्टोली सेल ट्यूमर्स आएंगे। ठीक है, तो ये याद रखें, एल्डरली के अंदर लिम्फोमा, अडल्ट एंड ओवरऑल आपका सेमिनोमा, 3 से 13 साल की उम्र में टेराटोमा और योक सेल ट्यूमर आपके इन लेस देन 3 इयर्स। क्या करोगे, सबसे पहले बात करते हैं सेमिनोमा के बारे में। तो सेमिनोमा ग्रॉसली अगर आप देखोगे तो होमोजेनस होता है। अगर आप इसको कट सरफेस देखोगे तो पिंकिश क्रीम कलर का दिखता है। जिस एज में इसका प्रिपोंडरेंस ज्यादा होता है वो 4th डिकेड होता है और ये सेमिनोमा आपका मोर देन 50% जर्म सेल ट्यूमर को कंप्राइज करता है। ठीक है, अगर सेमिनोमा के अंदर आपको एक्टिव लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन मिल गया देन इट विल रिजल्ट इन बेटर प्रोग्नोसिस। एक्टिव लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन इन सेमिनोमा इज अ गुड थिंग, ये अच्छा प्रोग्नोसिस के बारे में बताता है। दो आपको ट्यूमर मार्कर्स पता होने चाहिए सेमिनोमा के लिए, बीटा एचसीजी एंड एलडीएच। हमेशा याद रखें जो आपका अल्फा फीटोप्रोटीन होता है कभी भी रेज नहीं रहेगा सेमिनोमा के केस में। इन अ केस ऑफ सेमिनोमा अल्फा फीटोप्रोटीन कभी भी बड़ा हुआ नहीं रहेगा। अल्फा फीटोप्रोटीन 2 ही केसेस में बड़ा होता है, एक तो वो मिक्स टाइप का जर्म सेल ट्यूमर होना चाहिए जिसमें सेमिनोमा प्लस टेराटोमा होना चाहिए, या फिर वो नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर होना चाहिए। इन्हीं 2 कंडीशंस के अंदर आपका अल्फा फीटोप्रोटीन इंक्रीज रहेगा। दूसरा अगर हम बात करते हैं नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर के बारे में, तो जैसे सेमिनोमा आपका 4th डिकेड ऑफ लाइफ में आ रहा था, नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर आपके 3rd डिकेड ऑफ लाइफ में आता है। इसमें आपके जो कैटेगरीज मैंने बताई थी इसमें से पहले 2 जो थे एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा एंड कोरियो कार्सिनोमा के बारे में बता दूं। एम्ब्रियोनल सेल कार्सिनोमा, कोरियो कार्सिनोमा दोनों हाईली मैलिग्नेंट है। दोनों क्या है, हाईली मैलिग्नेंट है। कोरियो कार्सिनोमा का आपको ट्यूमर मार्कर पता है, एचसीजी होता है। योक सैक ट्यूमर का जो ट्यूमर मार्कर होता है वो एएफपी होता है, दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन।
टेरेटोमा आपको पता है तीनों जर्म लेयर्स कंट्रीब्यूट करेगी टेरेटोमा को फॉर्म करने के लिए, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सिस्टिक एरिया आपको देखने को मिलेगा, ये देखो आप सिस्टिक एरिया दिख रहा है, होमोजेनस एरिया सेमिनोमा के अंदर दिख रहा था, सिस्टिक एरिया टेरेटोमा के अंदर देखने को मिल रहा है। और नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर्स के अंदर आपको अल्फा फीटोप्रोटीन, एचसीजी और एलडीएच ये तीनों बड़े हुए दिखेंगे। फिर हम बात करते हैं स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा के बारे में। 1 से 2% होता है ये, मोर देन 50 ईयर्स की एज में ये दिखेगा, रेयरली मेटास्टेसाइज करता है, इसीलिए इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल है। आपको कुछ लिम्फ नोड्स वगैरह रिमूव करने की जरूरत नहीं है, बस ऑर्किडेक्टोमी कर दो, टेस्टिस को रिमूव कर दो, तो स्पर्मेटोसिटिक सेमिनोमा अच्छा प्रोग्नोसिस है, बढ़िया है। फिर हम बात करते हैं आपके सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर्स के बारे में। लेडिक सेल ट्यूमर जो होता है ना, ये मोस्ट कॉमन सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल है, जो कि एसोसिएटेड होता है विद क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और ये मोस्ट कॉमनली क्या होता है, बेनाइन होता है। तो लेडिक सेल ट्यूमर के बारे में याद रखें, काफी कॉमन सेक्स कॉल्ड स्ट्रोमल ट्यूमर है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होता है। सर्टोली सोल ट्यूमर जो होता है ना, ये दो सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, एक तो प्यूट्स जैगर सिंड्रोम और दूसरा एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, और ये भी काफी क्या होता है, बेनाइन होता है। क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो आपको टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर पेनलेस स्क्रोटल मास देखने को मिलेगा, हेवीनेस फील होगी टेस्टिस की, सेकेंडरी हाइड्रोसील आपको हो सकता है, टेस्टिकुलर सेंसेशंस गायब हो जाएगी। कई बार ऐसे टाइम पे पेशेंट प्रेजेंट करेगा जब आपका टेस्टिकुलर कैंसर ऑलरेडी क्या हो चुका है, मेटास्टेसाइज कर चुका है, वो मेटास्टेसाइज कर चुका है एब्डोमेन के अंदर, प्रेजेंटिंग एज एब्डोमिनल लंप, मेटास्टेसाइज कर चुका है एज द इन द लंग्स, प्रेजेंटिंग एज चेस्ट पेन, डिज्निया एंड हिमोप्टाइसिस। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में। ये आपका मेटास्टेसाइज कर चुका है आपका टेस्टिकुलर कैंसर इनटू लंग्स, ओके, ये रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। फिर हम बात करते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशंस आप करोगे। पहला इन्वेस्टिगेशन जो आप करोगे वो रहेगा यूएसजी, आपको चेक करना है कि वो सॉलिड है कि सिस्टिक है, क्या वो आपको जो बाहर से मास जैसा दिख रहा है क्या वो हाइड्रोसील तो नहीं है, तो उसके लिए आप यूएसजी करोगे। आपको जब पता चल गया कि वो हाइड्रोसील नहीं है और कुछ मास आ रहा है टेस्टिस से, तो आप कुछ नहीं सोचोगे, आपको एफएनएसी बायोप्सी बिल्कुल नहीं करनी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, क्योंकि आपको नीडल इंसर्ट ही नहीं करनी स्क्रोटम के अंदर। आपको जैसे ही कोई मास मास दिख गया और इनमें से कोई ट्यूमर मार्कर दिख गया, तो फिर आपको डायरेक्टली क्या करना है, आपको डायरेक्टली जो है सर्जरी करनी है। वैसे बाकी के इन्वेस्टिगेशन जैसे चेस्ट एक्सरे, सीईसीटी, चेस्ट एब्डोमेन पेल्विस, ये कर सकते हो, लेकिन आपको यूएसजी पे कोई टेस्टिकुलर मास दिख रहा है और वो आपका हाइड्रोसिल नहीं है, आप ये श्योर हो, तो आप डायरेक्टली सर्जरी पे जाइए, दैट इज रेडिकल ऑर्किडेक्टोमी। एफएनएसी बायोप्सी आप करोगे नहीं, डायरेक्टली क्या करोगे, रेडिकल ऑर्किडेक्टोमी करोगे वाया इंग्वाइनल इंसिजन। फिर जब आपके पास, अब आपने रेडिकल ऑर्किडेक्टोमी कर लिया, आपके पास टेस्टिस है, अब आप उसको बायोप्सी के लिए भेजोगे आफ्टर दी सर्जरी। तो अब आप टीएनएम स्टेजिंग करोगे। अब टीएनएम स्टेजिंग बड़ी इजी है, T1 T2 दोनों टेस्टिस को लिमिटेड है, T1 T2 बोथ आर लिमिटेड टू टेस्टिस, बट T1 है विदाउट लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन और T2 है विथ लिम्फोवैस्कुलर इन्वेजन। T2 में आपकी जो दोनों बाहर की लेयर है वो भी आ जाती है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेजिनलिस एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडिडाइमिस। फिर T3 में आता है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पर्मेटिक कॉर्ड, T4 में आता है आपका इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्क्रोटम। तो कुछ ऐसा आपको याद रखना है, T3 फॉर एस, T4 फॉर ऑल्सो एस, यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड T3 में और ये T4 में स्क्रोटम। फिर अगर हम बात करते हैं लिम्फ नोड्स के बारे में, तो N0 मतलब नो, नो मतलब नो लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, N1 N2 और N3 का आपको ऐसा याद रखना है, N1 is less than 2 centimeter lymph nodes, N2 is 2 to 5 centimeter lymph nodes, and N3 is more than 5 centimeter lymph nodes involved. M0 M1 आपको पता ही है, नो डिस्टेंट मेटास्टेसिस, डिस्टेंट मेटास्टेसिस प्रेजेंट। अब आपको याद रखना है कि जो आपका टेस्टिकुलर कैंसर होता है उसके अंदर एस स्टेजिंग भी प्रेजेंट होती है। ये एस स्टेजिंग बेस्ड होती है ऑन ट्यूमर मार्कर्स, एस स्टेजिंग इज बेस्ड ऑन ट्यूमर मार्कर्स। ये पढ़ लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप पढ़ लीजिए, ओके। बट जो मेन स्टेजिंग है वो आप टीएनएम क्लासिफिकेशन के बेसिस पर ही करते हो। अब इस मेन स्टेजिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये आपके बेसिकली टोटल 5 स्टेजेस होता है, कुछ इस तरीके से 1 2A 2B 2C और 3। अगर आप देखोगे तो 2C तक टी वाली स्टेज कॉमन है, दैट इज 1 to 4 1 to 4 1 to 4 1 to 4। एम वाली स्टेज भी कॉमन है, M0 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 M0, बस बदल के रहा है आपका N0 N1 N2 N3, ठीक है। इन सब के अंदर आप सर्जरी कर सकते हो, लास्ट के अंदर बस आपको TNE NNE और M1 आ जाएगा। तो ये आपकी हो जाती है स्टेजिंग फॉर टेस्टिकुलर कैंसर। फर्दर ट्रीटमेंट आफ्टर रेडिकल ऑर्किडेक्टोमी, मतलब आपने रेडिकल ऑर्किडेक्टोमी की, बेसिकली पेशेंट आपके पास आया, आपने यूएसजी किया, टेस्टिकुलर मास आपको दिखाई दिया, रेडिकल ऑर्किडेक्टोमी आपने की, उसके बाद आपने स्टेजिंग की, स्टेजिंग में आपके पास कोई स्टेजिंग आई। अब पहली बात तो आपको बायोप्सी में पता चला कि वो सेमिनोमा है। अब सेमिनोमा जो होता है ना, ये रेडियो सेंसिटिव होता है। अब आप देखोगे कि सेमिनोमा किस स्टेज का है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करोगे। अगर स्टेज 1 का है तो सर्विलेंस इज प्रेफर्ड, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने टेस्टिस को तो रिमूव कर दिया ना, ऑर्किडेक्टोमी तो कर चुके हैं।
और स्टेज 1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका T1 to 4 ही था, N0 M0 था, मतलब लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व नहीं थे, मेटास्टेसिस तो हुआ ही नहीं था। और अब हम जो भी करने वाले हैं ऑर्किडेक्टोमी के बाद में, वो सारी चीजें लिम्फ नोड्स के लिए रहने वाली है। तो स्टेज 1 के अंदर तो सिर्फ सर्विलेंस भी प्रेफर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 2A एंड 2B के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा ना, रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी। स्टेज 2A एंड 2B के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियोथेरेपी देनी पड़ेगी। स्टेज 2C एंड 3 के अंदर आपको कीमोथेरेपी देनी पड़ेगी। तो आप ऐसा याद रखो, स्टेज 1 के अंदर आपको क्या करना है, सर्वेलेंस करना है। 2A एंड 2B के अंदर आपको क्या करना है, रेडियोथेरेपी देनी है। एंड 2C एंड 3 के अंदर आपको क्या करना है, कीमोथेरेपी देनी है। कीमोथेरेपी के दो आप जो है रेजिमेन याद रखें, BEP3 एंड EP4। BEP3 मतलब इसके 3 साइकिल, या फिर EP4 EP के 4 साइकिल्स। जहां पे B स्टैंड करता है फॉर ब्लियोमाइसिन, E स्टैंड करता है फॉर इटोपोसाइड एंड P स्टैंड करता है फॉर सिस्प्लेटिन। अगर यही आपका डायग्नोसिस आफ्टर दी रेडिकल ऑर्किडोक्टोमी नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर होता है, तो स्टेज 1 में यहां पर भी आपको सर्विलेंस ही करना है। ओके, लेकिन अब यहां पर आप रेडियोथेरेपी नहीं कर सकते, क्योंकि नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर होते हैं ना, ये रेडियो सेंसिटिव नहीं होते। 2A और 2B के अंदर आप क्या करोगे, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन। और 2C एंड 3 के अंदर आप क्या करोगे, आप बेसिकली वही कीमोथेरेपी, बेप के 3 साइकिल्स या फिर EP को 4 साइकिल्स। तो बस आपको सेमिनोमा के अंदर जहां पर आपने रेडियोथेरेपी की थी ना, वहां पर हमने क्या ऐड कर दिया, रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड डाइसेक्शन। जितनी मैंने चीजें यहाँ पर हाईलाइट की हुई है उतनी भी आप याद रखोगे, मोर देन सफिशिएंट है। स्क्रोटल कैंसर, चिमनी स्विप कैंसर भी कहते हैं, ऑयल और कोल एक्सपोजर के फॉर्म में ये होता है। अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एक्सचेंजर मेटास्टेसिस इंग्वानल लिम्फ नोड को होता है। ट्रीटमेंट बड़ा इजी है, एक्सीजन विद नेगेटिव मार्जिन लिम्फ नोड मेटास्टेसिस, ट्रीट लाइक पेनाइल कैंसर। ठीक है, अब अगले लेक्चर में कुछ और पढ़ेंगे, तब तक